हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम सब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी देखने वाले हैं। कंप्लीट होगा। इसके बाद हम सब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसके साथ साथ ही इसका सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो फर्स्ट है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन, वितरण, उपभोग की एक सामाजिक व्यवस्था है जो वस्तुओं व सेवाओं को नियंत्रित करती है। क्या करती है? वस्तु एवं सेवा को नियंत्रित करते हैं। और इसके विकास का इतिहास क्या है, और यह जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, इसके विकास के पीछे क्या कहानी है, उसको आज सभी हम सब समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। क्या है? कोई एक दिन की यह संरचना नहीं है। इसकी मूल जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक भारत अंग्रेज शासन के गुलाम था। क्या था? अंग्रेज शासन के क्या था? गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाती थी। क्या जाता कहा था, जाती थी? सोने लेकिन की। अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया और जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास काफी मंद हो गई। आजादी के समय भारत अर्थव्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनर्स्थिन कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करके विश्व की अर्थव्यवस्था में एक ऊंचाई तक पहुंचाना, यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के संरचना, विकास, माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार की स्थिति, देश की आर्थिक एवं भूमि, मूलभूत आवश्यकता एवं संरचना आदि के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। फर्स्ट है अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का परिचय। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश किसे कहते हैं? जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश को अपने भारत ने किसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश का मतलब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी राष्ट्र द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण पर स्थापित कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। इसको आगे चलकर और डिटेल में समझेंगे। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, मतलब डिवाइडेड एंड रूल। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बना लिया। मतलब फूट डालो, अलग करो, और राज करो, यह नीति अपनाकर अलग कर दिया। ब्रिटिश शासन के प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में प्रकार के महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन शोषण के दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। मतलब उस टाइम भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही थी, लेकिन उस टाइम में भारत इससे अधिक समृद्ध था। फैक्ट्री थी, यातायात था, व्यापार था और आधारभूत संरचना था। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। ठीक है। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों तक भारत अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। जब तक अंग्रेज शासन किया तो भारत की अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। उसने भारत का भरपूर शोषण किया। प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, संख्या बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके लगभग नष्ट हुई और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह पर देखता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। मतलब आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और उसके बाद नष्ट हो गए। मतलब ये जितना कम होता था अंग्रेज के आने के बाद, ये सब क्या हुआ? इस सब का पतन हो गया। अब ये उपनिवेश है। आइए उपनिवेश को अच्छी तरीके से समझे। जब कोई भी देश किसी समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत उसके समस्त आर्थिक, व्यावसायिक एवं देश का नियंत्रण शासक होता है तो वह क्या कहलाता है? वह उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश। मतलब इसका सीधा सा मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। मतलब भारत 200 साल तक अंग्रेज का गुलाम था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है इसको भी समझना है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे। मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अच्छा कपड़े पहनने के लिए किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। वस्तुएं और सेवा के उत्पादन से संबंधित है। उदाहरण के लिए किसान खेत और खलिहान में फसल उपजाता है। मजदूर कल कारखानों में,
शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब किसान खेत में धन के लिए काम कर रहा है, जो है वो अकल कारखानों में काम कर रहा है, टीचर जो है सैलरी के लिए स्कूल में काम कर रहा है, और वकील कोर्ट कचहरी में अपना सेवा देकर उससे धन अर्जित कर रहा है। सब अपना आजीविका चलाना चाह रहा है। अब यह प्रश्न है कि ये सब लोग अपने काम में व्यस्त क्यों रहते हैं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सब लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, या धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो सके, उनकी परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसका सब हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब हम जिस भी आर्थिक क्रियाएं हैं, हम जो भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कारखाना में जाते हैं, डॉक्टर है, वकील है, बैंक में मैनेजर है, जो भी है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। आर्थिक ये सभी विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं के संपादन के लिए दूसरे लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वे आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश के उत्पादित वस्तुओं का सेवा कर सके। मतलब ये सभी अपना सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब अर्थव्यवस्था जो है यह किस तरह से विकसित हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास है, अर्थशास्त्रियों का क्या कहना, उसको जानते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में सेवाओं का उत्पादन करती है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जैसे आर्थर लेविस के अनुसार क्या कहा इसने, अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपना संसाधनों का प्रयोग करता है। इसका मतलब यह हुआ देश के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन, जैसे जमीन, पैसा, मकान, मेहनत का जिस विधि से उपयोग करता है वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। उसके पास मकान है, जमीन है, मेहनत है, उसका किस तरह से उपयोग करता है वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। किसके अनुसार, आर्थर लेविस के अनुसार। नेक्स्ट है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था और जीवन की प्रणाली मतलब अर्थव्यवस्था वह ढांचा या सिस्टम है जिसके जरिए लोग काम करते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए धन कमाते हैं। क्या करते हैं, अपने जीवन चलाने के लिए धन कमाते हैं। इसका मतलब ये पूछा जाता है अर्थव्यवस्था और आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसका कथन है, तो इस सभी को आप सब याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं। अब आते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादित क्षेत्रों के विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की क्रियाओं एवं गतिविधियों को संपादित करती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्टियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। द्वितीय सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। एक चार्ट द्वारा समझाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना, फर्स्ट हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। फर्स्ट क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, निर्माण आता है, गैस एवं बिजली आता है। तीसरा हो गया बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया एवं अन्य क्रिया हो गया। अब इसके बाद आता है उद्योग भी 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर होता है, लघु होता है, मध्यम होता है और बड़े होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है।
प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने का व्यवसाय आते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं किसान। अब आ गया द्वितीयक क्षेत्र। क्या आ गया? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोग सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन से है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादित होता है उसका जो उपयोग करके नया वस्तु द्वितीय सेक्टर का काम है। अब आ गया तृतीय सेक्टर। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मतलब इस दोनों को चलाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो तृतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे क्या हो गया? बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल। ये सभी क्रिया प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान की, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको देख लीजिए, स्पष्ट होता है कि आज़ादी के समय भारत का इतना प्रतिशत जो घटकर 22% रह गया। मतलब आज़ादी के समय इतना था, लेकिन अब घटकर इतना रह गया। द्वितीय क्षेत्र 1947 में इतना था, वह बढ़कर इतना हो गया, वो बढ़कर इतना हो गया। तृतीय क्षेत्र में 1947 में इतना था, जो बढ़कर मतलब आज़ादी के बाद जो है सब में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। इसके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक प्रक्रिया को क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।